हाँ जी, आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कोविड-19 के इस सीज़न में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? तो मैं आपको बिज़नेस लॉ वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। मेरे पेपर का नाम पेपर नंबर 2 हमारा इसका नंबर और पेपर का नाम है बिज़नेस लॉ, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिज़नेस रिपोर्टिंग। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर आता कैसा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे होते हैं सर, ये हम बहुत ही बाद में डिस्कस करेंगे जब तक हम कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस रिपोर्टिंग ये 100 मार्क्स का सिलेबस है। उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस लॉ, जो कि 60 मार्क्स का कोर्स कवर करता है। तो इस 60 मार्क्स के कोर्स में इस 60 मार्क्स के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ क्या होता है, केस स्टडीज क्या होती हैं सर, सेक्शंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, इन सभी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। 30 से 45 मिनट का लेक्चर होगा, डिपेंड करेगा, शायद बढ़ भी जाए, बट मेरा टारगेट यही है कि मैं आज आपको बस एक 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 रास्ता दिखा दूं कि बिजनेस लॉ में हमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम आगे की क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है? सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाली बात हो रही है। तो अगेन एक छोटी चीज़ जो याद करने की नहीं ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके होंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहला यही लिखना पड़ता है, पेपर नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे पेपर नंबर 2 है सीए फाउंडेशन का। वो पूछेगा सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। ये लिखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम की कॉपीज़ में। जैसे अभी आप 12th के एग्ज़ाम्स, आई थिंक बीएसटी ड्यू है, तो 12th के एग्ज़ाम्स में आप लिखते हो ना कि पेपर नंबर दिस, अकाउंटेंसी का पेपर है, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, रोल नंबर ये है। तो पहली बात बड़ी ध्यान रखनी है कि पेपर नंबर 2 है, इस पूरे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्टिंग है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्टिंग आपको पूजा मैम पढ़ाएंगी, मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, जो आपका 60 मार्क्स का होता है। अब जैसे ही मैंने एक शब्द बोला बिजनेस लॉ, तो आपके मन में एक छोटा सवाल डेवलप हुआ, सर लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ? बिजनेस लॉ तो हम तब पढ़ेंगे सर, पहले ये तो बता दो लॉ का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि लॉ कुछ भी नहीं। लॉ एक सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो लॉ का मतलब होता है रूल। व्हाट इज लॉ? लॉ कुछ भी नहीं, रूल होते हैं सर। रूल्स होते हैं सर, सच्ची में सिर्फ रूल्स को लॉ बोल देते हैं? हाँ, सीए फाउंडेशन लेवल पे समझने के लिए इतना काफी है। बिजनेस लॉ मतलब रूल्स। सर रूल्स तो हमारे घर में भी होते हैं, क्या आपके घर में कुछ रूल्स हैं? यस सर, हमारे घर में रूल्स हैं कि रात को 10 बजे तक सबको आ जाना चाहिए। कोई अगर लेट हो रहा है तो उस घर पे किसी सीनियर मेंबर को इन्फॉर्म करेगा। सब लोग डिनर टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। अगर कोई इंसान खाना खाता है तो खाने के बाद वो अपनी प्लेट खुद उठाएगा, कोई और उसकी प्लेट नहीं उठाएगा। तो हर घर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे अपने अपने लॉज होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। तो सर वो जो घर का रूल है, जो घर का लॉ है, वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है? वो सिर्फ आपके घर तक एप्लीकेबल होता है। यानी आपके घर में रूल है कि सब लोग डिनर टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, मेरे घर पे नहीं है। मेरे घर पे कोई सोफे पे बैठ के खाना खा रहा है, कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है। कोविड-19 में सब दूर दूर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सबके घर के रूल्स अलग हो सकते हैं। तो आपके घर का रूल आपके घर पे लगेगा, वो मेरे घर पे नहीं लगेगा। और मेरे घर का रूल मेरे घर पे लग रहा है, वो आपके घर पे नहीं लग रहा। तो व्हाट इज लॉ? हम कह रहे हैं लॉ एक रूल है। रूल तो हमारे घर में भी होता है। नहीं नहीं नहीं, उस रूल को लॉ नहीं कहते। तो लॉ एक वो रूल है जो इम्पोज किया गया है, लागू किया गया है, एनफोर्स किया गया है, बाउंड किया गया है बाय द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट तो दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल अंकल जी ने दिल्ली सरकार बना रखी है, तो अरविंद केजरीवाल अंकल सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। तो अरविंद केजरीवाल अंकल ने दिल्ली स्टेट के लिए, वैसे ये यूटी है वो, बट ठीक है अभी हम स्टेट की तरह ट्वीट करेंगे, दिल्ली स्टेट के लिए एक रूल बनाया कि ऑड डेज पे ऑड गाड़ियां चलेंगी और इवन डेज पे इवन गाड़ियां चलेंगी। तो सर ये रूल सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, कहाँ तक लागू होता है? सिर्फ सर उस स्टेट तक। यानी यूपी के अंदर
हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सब लोग ऑड वाले दिन भी इवन गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में आप जाएंगे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, तो दिल्ली स्टेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो सर वहाँ पे आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सर लॉ रिकमेंडेटरी नेचर की नहीं है कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपका मन करे तो ऐसा कर लो। सर लॉ एक मैंडेटरी नेचर के हैं कि हमने जैसे रूल्स बना दिए अब आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाए तो जीएसटी, कि अगर आप ये सामान परचेस करेंगे तो आपको इतने रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया लॉ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो हमने एक छोटी सी बात क्या समझी, क्या पकड़ने की कोशिश करी कि व्हाट इज लॉ, तो हमने बोला लॉ कुछ भी नहीं, लॉ एक रूल है। लेकिन वो रूल किसने बनाया है? सर वो रूल इम्पोज किया गया है, लागू किया गया है, एनफोर्स किया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया होगा तो वो स्टेट का लॉ है, वो स्टेट तक लगेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है। ओके, सर एक छोटा सा क्वेश्चन, गवर्नमेंट लॉ बनाती क्यों है? एक बात को समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट लॉ बनाती क्यों है? तो अरविंद केजरीवाल अंकल जी का एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैन नहीं हूं, बस एग्जांपल के तौर पे, बिकॉज वो न्यूज में है तो हर बच्चे को थोड़ा बहुत उनके बारे में पता है। तो अरविंद केजरीवाल अंकल ने क्यों बनाया ऑड वाले दिन ऑड गाड़ियां, इवन वाले दिन इवन गाड़ियां? उन्होंने रूल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया। इतनी बात समझते हो आप? ओके सर, रूल ट्रैफिक एक्ट आया, तो ट्रैफिक रूल्स क्यों आए, ट्रैफिक एक्ट क्यों आया, ट्रैफिक लॉस क्यों बने? बिकॉज मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मैं 120 की स्पीड से भगा रहा हूँ, अब कोई चौराहा आ गया, कोई प्लस पॉइंट आ गया, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इधर से कोई आएगा टक्कर लग जाएगी, उधर से कोई आएगा टक्कर लग जाएगी, तो ऐसी टक्कर लग सकती है। तो क्या हुआ कि भाई साहब अगर यहाँ रेड है तो आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, इस दौरान इधर वाले लोग निकल जाएंगे, जब ये लाइट ग्रीन हो जाएगी तब आप आगे जा सकते हो। तो लॉ क्यों बनाया गया, रूल्स क्यों लाए गए? सर वो इसलिए लाए गए ताकि हम अगर बिजनेस लॉ है तो बिजनेस के कंडक्ट को, सिविक लॉज है तो ह्यूमन कंडक्ट को, क्रिमिनल लॉज है तो क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए, पॉल्यूशन के ऊपर लॉ लाए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम रूल्स या लॉ लाते हैं। तो अगेन छोटी सी बात, तो व्हाट इज लॉ? तो हमने बोला लॉ कुछ भी नहीं, रूल्स हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं, एनफोर्स किए गए हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लॉ क्या है सर? लॉ एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म, एक तरीका है जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से हम किसी भी इंसानी कंडक्ट को या बिजनेस कंडक्ट को या क्रिमिनल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सभ्य समाज बना सकते हैं। एक बात को जरा फील करना, आपने मुझे पैसे दिए कोचिंग पढ़ने के लिए और मैंने उस कोचिंग के पैसे को जेब में रखा और मैंने आपको कोचिंग नहीं दी, तो अगर मैं आपको कोचिंग नहीं दूंगा तो क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? आप मेरे पास आए और मैंने 2 लगाए और आप बेचारे और आप चले गए, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया, आपसे पैसे झपट लिए, आपके साथ फ्रॉड किया, आपके साथ गलत हो रहा है, तो मैं बिजनेस एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली बिजनेस एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए एक एक्ट आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसने आपसे पूछना है कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी कि आपके और ऋषभ के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अगर आपके और ऋषभ के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ऋषभ ने अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, यानी ऋषभ ने आपसे पैसे खाए लेकिन आपको कोचिंग नहीं दी, तो कोर्ट बोलेगा ओके, अब हम ऋषभ से कहेंगे कि वो तुम्हें डैमेजेस दे, या फिर हम ऋषभ से कहेंगे कि अब वो तुम्हें, अब तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी, फ्रॉड किया उसने आपको, आईपीसी में भी जा सकता है। तो एक छोटी सी बात समझना, लॉ बनता क्यों है, रूल आते क्यों है? सर मेरी कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, मैं अपनी पावर्स का मिसयूज ना करूं, तो भाई मैं रेगुलेट हो गया, मैं कंट्रोल हो गया। क्या मैं किसी को भी राह चलते मार सकता हूँ? मार दो। ऐसे तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान होगा वो किसी को भी पीट देगा, मार देगा, तो आप ऐसे मार नहीं सकते। आईपीसी कहता है कि आप किसी को बिना परमिशन के, आप उससे उसकी परमिशन लिए बिना उसको मार नहीं सकते। सब परमिशन के बाद मार सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा बॉक्सिंग, आपने देखा होगा जूडो, कराटे, क्या वहां पे कंसेंट भरी जाती है? यस, कंसेंट भरी जाती है कि मैं खुद बॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, अगर गलत बॉक्सिंग में कहीं ग्लव्स लग गया और मेरी उससे मृत्यु हो गई तो दूसरे इंसान ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। तो हम क्या कह रहे हैं फिर से, व्हाट इज लॉ? तो हमने बोला लॉ कुछ भी नहीं, लॉ एक रूल है ऑफ कंडक्ट की किस तरीके से काम करना होता है। इट इज इम्पोज एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ईदर बाय सेंट्रल और बाय स्टेट। लॉ कुछ भी नहीं, एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम ह्यूमन कंडक्ट या पॉल्यूशन इश्यूज को या क्रिमिनल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
इतनी सी बात समझ आ गई। सर लॉ कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी टाइप के लॉज हैं। लेबर लॉज हैं, जैसे आपने भी अगर थोड़ा सा भी आप अपडेटेड हो, 12th क्लास के हो, थोड़ा सा आपको ना थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज़ चले इसका हमें पता होना चाहिए। तो कोविड-19 के रिलैक्सेशन पैकेज में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम ईपीएफ देंगे। तो सर ईपीएफ का अगर आपने नाम सुना हो, ईपीएफ हम अपनी जेब से देंगे, ईपीएफ जैसे शब्द अगर आप सुने हो, तो ईपीएफ का लॉ क्यों बना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों बना? वर्कर्स के लिए। तो कुछ लॉज होते हैं वर्कर्स के लिए, जो लोग कंपनी में काम करते हैं। कुछ लॉ होते हैं टैक्सेशन के लिए, लाइक आपने सुना होगा जीएसटी एक टैक्सेशन लॉ है, आप इनकम टैक्स भरते हैं, टैक्सेशन लॉ है। कुछ लॉज बनते हैं सिविल लॉज, अगर आपने थोड़े बहुत भी याद है आपको, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, ये सब सिविक लॉज है। ऐसे क्रिमिनल लॉज होते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा, धारा इसके तहत इसको फांसी होनी चाहिए, सेक्शन दिस के तहत इसको ये फांसी होनी चाहिए, तो वो क्रिमिनल लॉज है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं, तो आईसीए का कहना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीए फाउंडेशन लेवल पे आप बिजनेस लॉज की थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो। टैक्सेशन लॉज भी पढ़ेंगे सीए इंटर में, सीए फाइनल में, सीए फाउंडेशन लेवल में आप थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड लॉज जान लो, बिजनेस के बारे में जितने भी लॉज हैं आप वो जान लो। तो लॉ एक बड़ी टर्म हो गई, ठीक है। अब लॉ कैसे लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं 6th-7th में सिविक्स में पढ़ा होगा, लेकिन आप वो भूल चुके होगे। आपको क्या मतलब, एग्जाम पास किए 6th-7th के, भूल जाओ सिविक्स। तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाती है, सर गवर्नमेंट बनती कैसे है, अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएंगी। लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे देश में, 2 सभाएं हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बनाने के लिए। तो लोकसभा के लिए आपने इलेक्शन देते हो, आप वोटिंग करते हो, अपने यहाँ से कोई प्रतिनिधि चुन के लोकसभाएं भेजते हो। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के भी चुनाव होते हैं, एमएलएज जिसे हम बोलते हैं, वो एमएलएज अपने में से कुछ लोग चुन के राज्यसभा में भेज देते हैं। तो हम सबसे पहले एक कागज पे एक रूल लिखते हैं, हम लिखते हैं आज से जीएसटी इस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का रेट ये होगा, हमने कागज पे एक रूल लिखा और वो रूल लिख के हमने लोकसभा के मेंबर्स के सामने रखा। लोकसभा के मेंबर्स, क्या आपको इस रूल से कोई आपत्ति है, क्या हम ये रूल अपने देश के ऊपर एप्लीकेबल कर दें? तो वो सभी के सभी लोग, अगर 50% से ऊपर हमें कंसेंट मिल जाती है, तो जो हम कागज लेके गए थे उस कागज को बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। और जब लोकसभा के मेंबर्स बोलेंगे हाँ हमें ड्राफ्ट मंजूर है, तो उसे बोलेंगे रूल्स। क्या बोलेंगे? रूल्स। ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, उसे रूल्स नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बिल। तो ड्राफ्ट जैसे ही लोकसभा में पास होता है उसे क्या बोल देते हैं? बिल। बिल बन गया। अब वही बिल राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा के लोग पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट अंकल जी के सिग्नेचर होते हैं और फिर ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस दिन से 1 अप्रैल से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होगा, इतना एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा। तो उस जिस कागज पे अशोक की लाट बनी एक कागज होती है, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है ये हम आगे वाली क्लासेस में समझते जाएंगे। अभी के लिए जान लो कि ऑफिशियल गैजेट एक कागज होता है, उस पे स्टैम्प, उस पे बकायदा अशोक की लाट बनी होती है, 4 सिर और 4 सिंह, ठीक है, जो सिंघम मूवी में ही बताया था कि सिर्फ पुलिस की टोपी के ऊपर होता है वो 4 सिंह। तो अशोक की लाट बनी होती है राजपत्र के नाम से, और आप उसको नोटिफाई करके गवर्नमेंट बता देती है हमने इस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल कर दिया। तो जिस दिन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं वो उस दिन से बन जाता है एक्ट। बहुत हौच-पौच हो गया, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। सबसे पहले एक ड्राफ्ट लिखा जाता है, ड्राफ्ट मतलब रूल्स होते हैं। इन ड्राफ्ट को लेके हम लोकसभा जाते हैं, लोकसभा में जब ये ड्राफ्ट पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बिल। जब उस बिल पे राज्यसभा वाले हाँ कह देते हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्ट। तो हमें बिजनेस लॉ में 5 एक्ट पढ़ने हैं। बिजनेस लॉ में हमें सीए फाउंडेशन के सिर्फ 5 एक्ट पढ़ने हैं। सर वैसे बिजनेस रिलेटेड लॉज कितने, बिजनेस रिलेटेड लॉज कितने? बहुत सारे। हमें सीए फाउंडेशन में आईसीए ने कहा आप 5 एक्ट पढ़ लो, आप 5 एक्ट समझ लो थोड़े से। हमने कहा ठीक है। तो आईसीए ने पहला बोला आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट, चौथा पढ़ना है कंपनीज एक्ट और पांचवा पढ़ना है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें सारा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 पढ़ने हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ चुनिंदा सेक्शंस हमें दिए हैं, मेजॉरिटी सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। पार्टनरशिप एक्ट अगेन मेजॉरिटी सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। एलएलपी कुछ
बहुत एक बड़ा एक्ट है, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमें पढ़ने को दिया गया है सी फाउंडेशन लेवल पे। एंड कंपनीज एक्ट काफी सारे सेक्शंस हैं, हमें सिर्फ सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ने के लिए दिया गया है। अब एक आपका छोटा सवाल, सर सेक्शंस की आप बात कर रहे हो, सेक्शंस का मतलब क्या होता है? सर आप सेक्शंस की बात कर रहे हो, सेक्शंस का मतलब क्या होता है? तो हमें अब सबसे पहले सेक्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेक्शंस को समझने के लिए अब जरा मुझे लिखना पड़ेगा इसको। हाँ जी, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, सुनेंगे। सर सेक्शंस क्या होते हैं? तो सपोज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, उस दूसरे पैराग्राफ के अंदर कुछ सब पॉइंट्स थे, फिर तीसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, फिर चौथा पैराग्राफ शुरू हुआ। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। तो जिस तरीके से पैराग्राफ लिखे जाते हैं, उन पैराग्राफ को हम पैराग्राफ ना पुकार के सेक्शंस पुकारते हैं। क्या कह दिया सर आपने? सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्लीज अपनी अकाउंटेंसी की बुक खोलिए और क्वेश्चन कीजिए, तो आपका एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, सर कौन सा पेज, कौन सा क्वेश्चन। तो ऐसी सपोज मैं और दूसरी साइड से कोई दूसरे वकील, हम कोर्ट में बातें कर रहे हैं, या मैं किसी, मेरे पास कोई कस्टमर आया और वो मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है, सर क्या ये चीज़ ऑफर थी, क्या हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैं बोलूंगा एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। इसका मतलब एज पर पैराग्राफ नंबर 2 का सब पैराग्राफ नंबर एच जाके पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। यानी कि अब उसे पूरी लॉ की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पैराग्राफ नंबर 2 यानी सेक्शन नंबर 2 एंड सब पैराग्राफ नंबर एच यानी कि सब सेक्शन एच पढ़ना है। तो हम रेफरेंस के लिए, क्या मैंने बोला, रेफरेंस के लिए, कि मैं अगर किसी से बोलूं कि सेक्शन 144 के तहत तुमने ये पंगा किया है, तो अब कोई जानना चाहता है कि सेक्शन 44 में क्या होता है, क्या लिखा है, तो वो जाके उस एक्ट का सीधे पैराग्राफ नंबर 144 पढ़ लेगा, उससे बाकी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो रेफरेंस के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। सेक्शंस कुछ भी नहीं होते, क्या होते हैं सर? पैराग्राफ ही होते हैं। ओके, तो सेक्शन वर्ड हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, एक आइडिया ले लिया सेक्शंस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, आपको जगह जगह जब मैं आपको लॉज पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी जगह आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। सर केस स्टडी मतलब क्या? केस स्टडी मतलब मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कोचिंग नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था हमारा, मैंने आपको रसीद भी दी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, तो आप कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इस समस्या को सुलझाने के लिए कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में आप मेरे ऊपर केस कर रहे हैं। किसके साथ गलत हो रहा है? आपके साथ, बिकॉज आपकी जेब से पैसे जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बदले में जो कोचिंग देने का वादा किया था, मैं आपको वो पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। तो आपके साथ गलत हुआ है, आप एग्रीव्ड हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप टेंशन में हो, तो आप फरियाद लेके जाओगे। तो सपोज आपका नाम आएगा स्टूडेंट के तौर पे, मतलब जो भी आपका नाम है, आपका नाम यहाँ पे आ गया, तो स्टूडेंट वर्सेस, आप केस किसके ऊपर कर रहे हो? सर आप केस कर रहे हो मेरे ऊपर। अच्छा, वैसे लॉ में कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे लॉ रिलेटेड, सीए फाउंडेशन में, और सीए इंटर में ईएसएसएम ऑब्वियसली बात है, तो सीए फाउंडेशन में लॉ रिलेटेड आपकी जो भी समस्या हो, आप वो इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 8527931436। इग्नोर किया हमने। हाँ जी, आपने मेरे ऊपर केस किया बिकॉज आप एक दुखी इंसान थे, मैंने आपको परेशान किया था, आप एग्रीव्ड हो, आप कोर्ट गए। तो कोर्ट में जो इंसान फरियाद लेके जाता है, उस इंसान को बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब फरियादी। तो आप कोर्ट में फरियाद लेके गए हो, जज साहब, जज साहब, ऋषभ ने पैसे खाए लेकिन ये मुझे कोचिंग नहीं दे रहा, और वर्सेस के बाद मेरा नाम लिखा है। तो वर्सेस के बाद अगर मेरा नाम लिखा है तो मैं कौन हूं? मैं डिफेंडेंट हूं। मैं कौन हूं? डिफेंडेंट। मैं अपनी पोजीशन को डिफेंड करूंगा, मैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करूंगा, बचाव करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? झूठ बोल रहा है जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं, इसने मुझे पैसे नहीं दिए जज साहब।
तो मैं अपनी पोजीशन को बचाऊंगा। तो आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा जज अंकल क्या बोलते हैं, बचाव पक्ष के वकील को कुछ कहना है। बचाव पक्ष के वकील का मतलब क्या, कि उस इंसान ने तुम्हारे ऊपर केस ठोका, वो इंसान परेशान था, क्या तुम उस जो उसने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। तो जिसका नाम वर्सेस के आगे लिखा होगा उसको हम बोलेंगे प्लेंटिफ, और जिसका नाम वर्सेस के बाद लिखा होगा उसे हम बोलेंगे डिफेंडेंट। आपको जैसे कहीं पे नजर आएगा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, हस्बैंड का नाम भी बेल्फोर, वाइफ का नाम भी बेल्फोर, यानी वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया था। आपको कहीं पे नजर आएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, यानी कि इन दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, दोनों कोर्ट गए होंगे, तो जिसका नाम आगे लिखा है वो कौन हो गया, प्लेंटिफ। यानी कार्लिल आंटी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर केस किया होगा, और ये कौन हो जाएंगे, डिफेंडेंट, और ये कौन हो जाएंगी, प्लेंटिफ। ठीक है। कभी कभी बिकॉज आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ना जाने कितने लोगों ने फ्री फंड के लॉ के लेक्चर्स डाले होंगे। फ्री फंड के आपके पास फ्री का कभी कभी सर्च करने का मन करेगा, सर मैंने केस स्टडी गूगल पे पढ़ी, सर इसका मतलब क्या होता है, सर क्या, तो मैं ज़रा केस स्टडी को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि किसी बुक में आपको ऐसा लिखा मिल सकता है XYZ वर्सेस PQR 3 AC 198 2010। तो केस स्टडी पूर्ण तौर पे फुल फ्लेज मैनर में ऐसी लिखी जाती है। तो XYZ कौन हो गया सर, सर ये तो हो गया प्लेंटिफ, फरियादी, जिसके ऊपर इसने केस किया ये कौन हो गया सर, डिफेंडेंट, ये अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा। सर 3 क्या हो गया, सर 3 हो गया वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर मतलब जैसे आपने कभी 12th से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, आपके पास फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज की 2 बुक थी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज वॉल्यूम 1 जिसके अंदर 6 चैप्टर या 8 चैप्टर थे, बिजनेस स्टडी वॉल्यूम नंबर 2 जिसके अंदर अगेन 4 या 3 चैप्टर थे। तो वॉल्यूम मतलब हैरी पॉटर वॉल्यूम्स में, हैरी पॉटर वॉल्यूम 1 यानी हैरी पॉटर पार्ट 1, हैरी पॉटर वॉल्यूम 2, हैरी पॉटर पार्ट 2। तो वॉल्यूम नंबर कौन सा वाला एडिशन, 3rd एडिशन, कौन सी बुक का, कौन सी जर्नल का, कौन से अखबार का, तो ये हो गई वो बुक, ये हो गया वो जर्नल, ये हो गया वो न्यूज़पेपर जिसमें ये केस स्टडी छपी, जिस बुक में वो केस स्टडी लिखित रूप में अवेलेबल है। यानी अगर आपको एक केस स्टडी पढ़नी है तो आप एसी जर्नल का, एसी बुक का वॉल्यूम नंबर 3 का पेज नंबर, ये 198 है पेज नंबर, और इस साल में इस केस स्टडी का यानी 2010 में इस केस स्टडी का रिजल्ट आया था। यानी जज साहब ने इनकी बातें सुनी और इनकी बातें सुनने के बाद 2010 में इनका रिजल्ट दिया। इस तरीके से पूरी केस स्टडी लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, सबसे आगे प्लेंटिफ का नाम वर्सेस, उसके बाद डिफेंडेंट का नाम, उसके बाद वॉल्यूम नंबर, उसके बाद जिस बुक में, जिस जर्नल में, जिस मैगजीन में, जिस पेपर में बात छपी है उसका पेज नंबर, एंड किस साल में केस स्टडी का रिजल्ट आया था, तो उस साल वाले में आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ओके डोकी, इतनी सी बात समझ आई आपको? चलो इतनी सी बात समझ आई तो हमने क्या क्या बातें समझी, उस बात को समझने के लिए आप ज़रा एक बार रिकॉल करेंगे, बातों को रिवाइज करके मुझे बताएंगे हमें क्या क्या बात समझ आ गई। अभी तक हमने याद कुछ भी नहीं किया। सर हमें इतनी सी बात समझ आ गई, आपका नाम ऋषभ गौर है, आपका नंबर 8527931436 है। हमें कोई भी समस्या होगी, आप बेस्ट इंसान हो सर जिसकी जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कोई भी दिक्कत आपको सीधे कॉल खटका देंगे, कॉल नहीं उठाओगे तो व्हाट्सअप कर देंगे, हमें पता है आप रिप्लाई करते हो, वेरी गुड। दूसरी बात, सर आप पढ़ाते हो बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का होता है, ये पेपर नंबर 2 का पार्ट है। बिजनेस लॉ में सर आपने एक छोटी सी बात बताई, व्हाट इज लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है सर, लॉ का मतलब कुछ भी नहीं, रूल ऑफ कंडक्ट है, यानी कि रूल्स हैं किस तरीके से काम करना है, इसके रूल्स बनाए गए, इम्पोज किया गया, एनफोर्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सर ये रूल बनते क्यों है, सर हमें पता है, हमें पता है सर, हम बताएंगे, बताओ। सर ये रूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रेगुलेट कर सकें, कंडक्ट कर सकें एक्टिविटीज को। अगर वो ह्यूमन सिविक लॉज हैं तो वो ह्यूमन एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे,
क्रिमिनल लॉज है तो क्रिमिनल एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, बिजनेस लॉज है तो बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, इसके लिए हमें बिजनेस लॉ में कितने एक्ट पढ़ने हैं? सर सीए फाउंडेशन में हमें बिजनेस लॉ के सिर्फ 5 एक्ट पढ़ने को दिए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमें सिर्फ 1 से लेकर 75 सेक्शन तक पढ़ने हैं, पूरा एक्ट नहीं पढ़ना। सेक्शन 75 के बाद के जो एक्ट हैं वो हमें सीए इंटर में पढ़ने हैं, फाउंडेशन में बस इतना ही पढ़ना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है सर हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है सर हमें, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ना है थोड़ा बहुत, और हमें कंपनीज लॉ पढ़ना है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक। उसके बाद सर जैसे हम सेक्शन वर्ड का प्रयोग करते हैं तो आपने हमें समझा दिया सेक्शन क्या होते हैं। सर सेक्शन कुछ भी नहीं, हर एक्ट में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स पैराग्राफ्स में लिखे होते हैं, तो उस पैराग्राफ को दूसरे इंसान को रेफर करने के लिए कि उस पैराग्राफ में ये पढ़ ले, उसको के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको सेक्शन के नंबर्स कोट करते हैं। अगर उस सेक्शन के अंदर कोई सबसेक्शन होगा तो हम उसे सबसेक्शन पुकार देते हैं। अभी के लिए इतना आपके लिए जाना आपने सर। उसके बाद अगर हमें कहीं केस स्टडी दिखे कारिल वर्सेस कार्बोलिक तो हम समझ गए सर, केस स्टडी मतलब वो बात एक्ट में नहीं लिखी हुई, बात लॉ में नहीं लिखी हुई, वो बात एक्चुअली कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने जो जजमेंट दी, कोर्ट का जजमेंट भी अपने आप में एक लॉ है, हम कई बार रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कालिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या हुआ था, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ नाम यूज कर रहा हूं। एक केस स्टडी थी, मतलब कोर्ट ने कोई जजमेंट दी होगी इस केस स्टडी के ऊपर। अब मेरे सामने भी ना वैसा ही केस है, मतलब मेरे सामने भी वही कंडीशंस आ गई हैं जो कालिल आंटी के साथ आई थी, तो मैं अपने वकील के पास जाऊंगा, वकील मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो वकील क्या बोलेगा, आप ये केस जीत जाएंगे। मैंने कहा हम ये केस कैसे जीत जाएंगे, तो मेरा वकील बोलेगा कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड में भी यही हुआ था। अब कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सर ये कहाँ लिखा हुआ के लिए वो मुझे बोलेगा गूगल कर लो। जब मैं गूगल करूंगा तो वहां लिखा होगा कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वॉल्यूम नंबर 3 का बुक नंबर दिस का पेज नंबर दिस, इस जिस साल में इसका रिजल्ट आया होगा, अब मैं उसको वहां जाके थॉरोली पढ़ लूंगा। तो उस केस स्टडी को इस तरीके से रेफर करके दिया जाता है ताकि हम उस केस स्टडी को वहां पे जाके उस तरीके से पढ़ सकें। तो सर आज हम कुछ पढ़ेंगे क्या? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज हो गई तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। ओके सर, पढ़ाओ आप। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत ही बेसिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये बच्चों को बांधता है, पकड़ता है और कहता है कि लॉ इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या लॉ मुश्किल है? अभी तक कुछ टफ लगा? अगर लगा तो मेरे पढ़ाई में कुछ गलत है, मेरे पढ़ाने के सिलसिले में कुछ गलत है, और अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और हर चीज़, कोई भी चीज़ बुरी, खराब, अच्छी, हार्ड, इजी कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ये सब कुछ इंटरेस्ट के ऊपर है। इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, इंटरेस्ट खुद से आया जा सकता है। तो अगर आपने किसी से आपने सुना कि यार लॉ बड़ी टफ है, लॉ में पास नहीं हो सकता, लॉ समझ नहीं आती, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट अगर था तो किसी ने पढ़ाते समय उसका इंटरेस्ट कम कर दिया, बिकॉज उसने गलत पढ़ाया, खराब पढ़ा, या पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं था। ठीक है। और अगर कोई बच्चा कहता है अरे यार सुपर, मेरे को लॉ बहुत जबरदस्त समझ आई, इसका मतलब उसका लॉ में इंटरेस्ट था या नहीं भी था, लेकिन जिसने पढ़ाया उसने उस सब्जेक्ट को उस बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बना दिया और उसके लिए सब्जेक्ट इजी हो गया। तो व्हाट इज लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉज का एक छोटा सा, कई सारे एक्टों में से एक छोटा सा एक्ट, उस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को आया। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो 1 सितंबर 1872 को, लेकिन हमारी पार्लियामेंट हुआ करती थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो भगत सिंह अंकल जी ने कहाँ पे बम फेंका था? इंडिया की पार्लियामेंट थी। ये बात अलग है, उसको चला अंग्रेज रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट फिर भी इंडिया की थी, यानी वो लॉ हमारे देश की पार्लियामेंट में ही पास हुआ था। ओके सर, समझ आ गया। यानी ये एक्ट कब से चला आ रहा है? 1 सितंबर 1872 से। यानी 1 सितंबर 1872 से इंडिया में अगर दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये बातें समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने। तो अगर हम और आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को आज बिल्कुल भी नहीं समझेंगे।
इंट्रोडक्टरी क्लास है, इतना सारा पढ़ा देने से बच्चे का इंटरेस्ट कम होगा। धीरे धीरे लेयर वाइज हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दिखा रहा हूँ आपको, कुछ दिख रहा होगा बगल वाली स्लाइड पे। क्या दिखा आपको बगल वाली स्लाइड में? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको और मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम आम जनरल भाषा में सुनते हैं तेरे मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट था, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको ये सब बातें फुलफिल करनी पड़ेंगी। यानी सबसे पहले यानी सबसे पहले एक इंसान ऑफर देगा और दूसरा इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। लीगल ऑब्लिगेशन होंगी, फ्री कंसेंट होगा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्ला 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 ब्ला। हम डिटेलिंग में जा ही नहीं रहे, हमें नहीं समझना, हमें अभी समझना ही नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये बातें बताई, बातें भी क्या बताई, मैंने आपको ये पॉइंट दिखाए, सिर्फ दिखाए। क्या दिखाए? कि सर अगर मुझे और आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करते समय हमारे कांटेक्ट के अंदर ये सब बातें होनी चाहिए। इसमें से इन जो आपको सामने लिस्ट दिख रही है, इनमें से कोई सी भी अगर एक एलिमेंट मिसिंग हो गया, यानी कोई सा भी एक एलिमेंट मिसिंग है, तो मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और अगर मेरे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते कि ऋषभ तुमको तो ये काम करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बातें होनी चाहिए। अभी नहीं समझते? सही एक्ट कब आया? सही एक्ट आया 1 सितंबर 1872 को, और ये कहाँ अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया में। अब होल ऑफ इंडिया से क्या मतलब है सर? मैं यही डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारे पड़ोसी देश के अंकल आतिफ असलम। आतिफ असलम अंकल गाना गाते हैं और टीसीएस कंपनी मुंबई में है। तो आतिफ असलम अंकल किसी वजह से इंडिया में आए थे टीसीएस के मिलने, और आतिफ असलम अब इंडिया में आ चुके हैं। तो आतिफ असलम और टीसीएस आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि आतिफ असलम टी सीरीज के लिए कुछ गाने गाएगा, सपोज 2 गाने गाएगा, और टी सीरीज उन 2 गानों के बदले में आतिफ असलम को 20 लाख रुपए देंगे। आतिफ असलम से 2 गाने टी सीरीज ने गवा लिए, गवा लिए, गवा लिए, लेकिन टी सीरीज ने आतिफ असलम को कोई पैसा नहीं दिया। तो आतिफ असलम इंडियन कोर्ट्स में जाएगा और बोलेगा कि मेरा टी सीरीज के साथ कॉन्टेक्ट हुआ था। जैसे कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा? अच्छा ऑफर था, अच्छा एक्सेप्टेंस था, अच्छा लीगल ऑब्लिगेशन थी, अच्छा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, एनफोर्सेबिलिटी थी, लॉ, मतलब कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा? आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये कहा ना आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय में ये सब बातें चाहिए। अगर ये सब बातें हैं तो आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है और फिर टीसीस ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो हम टीसी से बोलेंगे चलो इसको पैसे दो, चलो आप इसको पैसे दो, हम आपको आपका डैमेज दिलवाएंगे, हम आपको आपका कंपनसेशन दिलवाएंगे, बिकॉज आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके सर, इतनी सी बात समझ आ गई। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आतिफ असलम अंकल इंडियन है या नहीं है। अगर आतिफ असलम इंडिया से बाहर का भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है? इंडिया में। इंडिया में बेशक जो बंदा था वो इंडिया से बाहर का था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है? इंडिया में। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ है तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। सर इसका उल्टा होता तो? इसका उल्टा कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए आर रहमान अंकल हैं, ए आर रहमान अंकल, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया की एक म्यूजिक कंपनी ने उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की जो म्यूजिक कंपनी थी उन्होंने ए आर रहमान अंकल से गाने गवाए, लेकिन ए आर रहमान को पैसे नहीं दिए। तो क्या ए आर रहमान इंडिया में आके उनके ऊपर केस करेंगे? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में ही उनके ऊपर केस करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का एक अलग एक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वाले देखेंगे अच्छा ये है, ये है, ये है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहे हो, मैटर ये करता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो कहाँ रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहला बात क्या देखेगी? कोर्ट, इंडियन कोर्ट सबसे पहली बात क्या देखेगी? ये सब बातें थी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बातें थी, अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में, अगर तुम्हारे जो दोनों के बीच बातें हुई, अगर उसमें ये सब बातें थी, तो हम मानेंगे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इसमें से कोई सा भी एलिमेंट मिसिंग है तो हम नहीं मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो सॉरी, कैसे पैसे दिलवाएं? हम तो पैसे तब दिलवाएंगे ना जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की। ओके सर, बेसिक सी कुछ बातें समझ आ रही हैं। क्या समझ आया? रिकॉल करेंगे। सर हमें इतनी सी बात समझ आई कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ है? 1 सितंबर 1872 से, यानी उससे पहले
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था तो कुछ अदर रूल्स हुआ करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन 1 सितंबर 1872 से जिस इंसान ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब बातें चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये सब बातें हैं तो उन दोनों लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन थी वो परफॉर्म नहीं की, तो दूसरा इंसान उस इंसान के ऊपर केस कर सकता है। एग्जाम्पल लेना सर, फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि हर महीने को मैं अपना पैसा आपसे लूंगा। अब रेंट वाला इंसान रेंट का पैसा पे नहीं कर रहा, तो लैंडलॉर्ड, बिकॉज स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टैम्प पेपर पे, तो लैंडलॉर्ड उस स्टैम्प पेपर को लेके कोर्ट जाएगा और क्या बोलेगा, मैंने इसको रहने के लिए घर दिया था, ये मुझे रेंट देगा और ये रेंट दे नहीं रहा जज साहब, तो या तो मेरा घर खाली कराओ और जो जिस महीने का रेंट नहीं दिया वो डैमेजेस भी आप मुझे दिलवाएंगे। तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगी, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, ये था, कंसेशन था, लीगल, अरे अरे हाँ तुम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, स्टैम्प पेपर पे साफ दिख रहा है ये सब बातें हैं, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, चलो इसको पैसे दो, आगे के पैसे नहीं दे सकता, चलो फिर घर खाली करो। तो कोर्ट आपकी बातें तभी सुनेगी, आप केस स्टडी तभी बना पाओगे जब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब बातें होंगी, तभी हम मानेंगे हम दोनों के बीच क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, सर ऑफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफर। ऑफर इज द इनिशियल फेज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है सर, सर वो है ऑफर। सर ऑफर को कैसे समझेंगे, आओ समझते हैं दिक्कत क्या है इसमें। तो इस पूरे पेज के अंदर आप देख पाओगे, इस पूरे पेज के अंदर हमने ऑफर को समझा रखा है, सिर्फ ऑफर, ऑफर खत्म। इतना पेज पढ़ के हमें ऑफर का मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकंड, मैं जरा इसे बस इरेज कर दूं। हाँ जी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये, चलो सुनते हैं। तो ऑफर पढ़ रहे हैं हम। ऑफर क्या है सर, ऑफर क्या है सर, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मेकिंग एन एग्रीमेंट। अगर मुझे और आपको कोई एग्रीमेंट करना है, अगर मुझे और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है सर, मुझे आपको ऑफर देना पड़ेगा, मुझे आपको प्रपोजल देना पड़ेगा। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हो सर ऑफर का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा जाओ जाके पढ़ लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर ए में। सर सेक्शन 1 क्या था, सेक्शन 1 अभी तो पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर से लागू हो रहा है 1872 से, और ये लगता है होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे ये लगता है। ये बात कहाँ लिखी थी, पैराग्राफ नंबर 1 में, वो सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 2 के सब पैराग्राफ नंबर ए में हमें डेफिनेशन मिलती है किसकी, ऑफर की। तो हम क्या पढ़ेंगे सर, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। सर रुको, सर रुको, हाँ पूछो। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या सवाल है तुम्हारा, सर हमें कहीं से पता चला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता, लगता है अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया था कि इंडिया के लॉज जो कश्मीर में नहीं लगते थे वो लगेंगे, क्यों टाइम पास कर रहे हो। आपका अटेम्प्ट कब है, आपका अटेम्प्ट है नवंबर 2020। क्या पास की बातों से कोई लेना देना है, या जो आपका नवंबर 20 है उस एग्जाम पे फोकस करना है। नहीं सर हमारी फिर भी कोई क्वेरी है, बताओ ना। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो भी एग्जाम आएगा उसके हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज जम्मू कश्मीर इंडिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए मैंने बोला होल ऑफ इंडिया, यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जम्मू कश्मीर में भी हो रहा होगा तो जम्मू कश्मीर में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही एलिमेंट्स देखे जाएंगे। जब तक ये रूल पास नहीं हुआ था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में पास हुआ है, जब तक ये रूल पास नहीं हुआ था तब तक जम्मू कश्मीर का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक सेपरेट एक्ट हुआ करता था। क्यों होता था सेपरेट एक्ट, बिकॉज जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो अंग्रेजों ने बोला हमने जिस जिस से जो जो राज्य खरीदे थे या जो जो राज्यों पे कब्जा किया था, हम उनको वो राज्य वापस कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे तो कब्जा किया नहीं था, उससे पहले राजवंश चलता था कि जैसलमेर के राजा, आगरा के राजा, दिल्ली के राजा,
तो उन्होंने जैसलमेर के राजा पे कब्जा किया, जैसलमेर अपना, दिल्ली के राजा पे कब्जा किया, दिल्ली अपना, ऐसे कर करके उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। राजाओं के वंशज अभी भी चले आ रहे हैं। आपको पता होगा राजा कल्चर अभी भी होता है। आप जयपुर में जा सकते हो, वहां आज भी राजा है। जब राजा आता है तो राजा का ध्वज लहरा रहा होता है, जब राजा चला जाता है तो फिर वहां पे इंडिया का ध्वज लहरा रहा होता है, इंडियन फ्लैग। तो राजा कल्चर आज भी, हाँ, बट राजाओं के पास अब वो पावर नहीं है जो उस जमाने में हुआ करती थी। वापिस आए तो अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला सर हमने जिससे जो लिया था उसको वापस कर दें। फूट डालने की कोशिश की, सब राजाओं को लगा अरे वाह, हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा और हम अपने राज्य में अपनी चलाएंगे। नेहरू जी और जिन्ना अंकल, इन दोनों ने सोचा कि नहीं, अब हमें पूरे देश को एकजुट करना है। तो जिन्ना अंकल बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नेहरू अंकल बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब पंगा हो गया। तो एक सॉल्यूशन निकला कि तुम अपना देश बना लो, हम अपना देश बना लेते हैं। तो जिन्ना अंकल बनाने के लिए पाकिस्तान और नेहरू अंकल बनाने के लिए इंडिया। और इन्होंने सब राज्यों से बातें की। उन्होंने बोला हम एक देश बनाएंगे, उस देश का नाम है इंडिया, और आप अपने राज्य को इंडिया के साथ जोड़ लो। ऐसी जिन्ना अंकल भी कई राजाओं के पास गए और क्या बोलते हैं, हम बनाएंगे पाकिस्तान और आप अपने राज्य को पाकिस्तान के साथ जोड़ लो। तो ऐसी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश वाला पार्ट जुड़ गया था, क्योंकि बाद में बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उन्होंने एक साथ छोटी सी बात बोली, मुझे नहीं जुड़ना किसी के साथ। अंग्रेजों ने क्या बोला, जिससे जो लिया उसको वो देंगे। तो भैया मैं अपना खुद का एक अलग देश बनाऊंगा, यानी जम्मू कश्मीर खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो 3 कंट्री बने उस टाइम पे अंग्रेजों के जाने के बाद। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। फिर बहुत ही कम समय के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान, ऐसा कहा जाता है, प्रूफ है इसके बाद, कि पाकिस्तान ने अपने साइड से कुछ लोग भेजे जम्मू कश्मीर के राजा को कब्जा करने के लिए और जम्मू कश्मीर के एरिया पे कब्जा करने के लिए, कि इसको हम बाद में पाकिस्तान का पार्ट बना लेंगे। जम्मू कश्मीर के राजा डर गए और उन्होंने नेहरू जी से हेल्प मांगी। नेहरू जी ने जब हेल्प की तो एक कंडीशन रखी कि हम आपके राज्य में, आपके देश में आपको सपोर्ट करने आएंगे, अपनी मिलिट्री भेजेंगे। उस टाइम जम्मू कश्मीर की मिलिट्री सिस्टम इतनी जबरदस्त नहीं थी, इंडिया के पास फिर भी थोड़ी बहुत थी। तो हम अपनी मिलिट्री आपके देश में भेजेंगे और आपके देश को बचाएंगे, लेकिन आपके देश को इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी कोलैबोरेट करके जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक ट्रिनिटी बॉन्ड साइन हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था किसके बीच, जम्मू कश्मीर के राजा और नेहरू जी के बीच, कि आप टेलीकम्युनिकेशन इंडिया का होगा, मिलिट्री सर्विस जम्मू कश्मीर में इंडिया की होगी, लेकिन जो ये सब लॉज है छोटे मोटे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट, ये जम्मू कश्मीर खुद के अपने देश में चलाएगा। यानी उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था तो फिर जम्मू कश्मीर का खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, इंडिया का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। लेकिन जम्मू कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है, इतने सालों से उसे अलग क्यों ट्रीट किए जा रहे हो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो इंडिया के ऊपर लगता है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लगना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नेहरू जी का और उस टाइम के राजा का, उस कॉन्ट्रैक्ट को अब निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, और अब जम्मू कश्मीर में भी वही एक्ट एप्लीकेबल होगा जो इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। ये थी कहानी। कहानी में अगर रस आया हो तो अच्छी बात है, कहानी से कोई नॉलेज मिली हो बहुत ज़बरदस्त बात है, कहानी समझ नहीं आई तो आपके एग्जाम के लिए कहानी है भी नहीं। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसी कोई कहानी लिख के आनी भी नहीं है। तो पैराग्राफ नंबर 2 यानी कि सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन नंबर ए हमें बताएगा ऑफर का मतलब क्या है। और हम देख चुके हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें चाहिए, उसमें से पहली बात क्या चाहिए, ऑफर। पहले ऑफर तो करो। सर ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हेन मैं कलर चेंज कर देता हूं बिकॉज ये रेड ही है। व्हेन वन पर्सन, जब एक इंसान, व्हेन वन पर्सन, व्हेन ही कौन, एक पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है, व्हेन वन पर्सन, व्हेन ही सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई मतलब शो करता है, शो मतलब रिप्रेजेंट करता है। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, बस यही एक फ्लॉ है, राइटिंग गंदी है तो है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो व्हेन वन पर्सन, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, व्हेन दैट पर्सन, व्हेन ही सिग्निफाई करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, किसको, किसी दूसरे इंसान को, टू अनदर, क्या दिखा रहा है सर उसे, हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा, किस चीज की इच्छा, टू डू, कुछ करने की इच्छा, या एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है कुछ ना करना, कुछ मना करना, तो कुछ करने की इच्छा, एब्सटेन को आप कुछ कैसे लिख सकते हो, नॉट टू डू, कुछ ना करने की इच्छा,
फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, व्यू मतलब इस सोच के साथ, इस नजरिए के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ कि मैं ऑब्टेन करूंगा, क्या ऑब्टेन करूंगा, एसेंट, एसेंट को हम सिंपल भाषा में बोलें तो हाँ, एसेंट करूंगा, पाऊंगा, क्या पाऊंगा सर, कंसेंट, एसेंट, ऑब्टेन करूंगा आपकी, हाँ ऑब्टेन करूंगा आपकी सहमति। तो हम मानेंगे कि जो पहला इंसान था वो इंसान ऑफर दे रहा था। सब पूरी लाइन फिर से पढ़ना, फिर इसका मतलब समझाना। ओके डन। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड प्रपोजल, ये एड नहीं है, ये सेड है। अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल व्हेन he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view, इस सोच के साथ to obtain the assent of that offer to such act, कुछ करने का, या to such abstinence, कुछ ना करने का। क्या सर? सर बिल्कुल समझ नहीं आया। ओके एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सर 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 मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, क्या मैं आपके शू पॉलिश कर दूं? मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, क्या मैं आपके शू पॉलिश कर दूं? लाइन को ध्यान सुनना, मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं। सर मिस्टर एक्स मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, क्या मैं आपके शू पॉलिश कर दूं? मिस्टर एक्स मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, क्या मैं आपके शू पॉलिश कर दूं? मिस्टर एक्स मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, क्या मैं आपके शू पॉलिश कर दूं? तो मैंने जो मिस्टर एक्स से कहा, क्या ये ऑफर था? मैंने जो मिस्टर एक्स से कहा, क्या ये ऑफर था? चेक कर लेते हैं सर, आओ चेक कर लेते हैं, करो चेक। एक सेकंड, जरा मैं इन बातों को रब कर दूं ताकि हमें घिचपिच महसूस ना हो। ध्यान से पढ़ेंगे। ये था मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। किसको? एक्स को। मैंने क्या दिखाया मिस्टर एक्स को, क्या शो किया, क्या कहा मिस्टर एक्स से? अपनी इच्छा दी। बताओ मेरी इच्छा क्या थी? शू पॉलिश। शू पॉलिश क्या है? मेरी इच्छा है टू डू, शू पॉलिश करने की इच्छा है। मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं, तो मैं भी टू डू की बात कर रहा हूं, मैं और के आगे की बात अभी नहीं कर रहा। तो मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, शो कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं टू एक्स को, टू अनदर पर्सन को, हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस, कि मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूं। और जब मैंने उसे बात बोली तो किस नजरिए से बोली होगी, किस व्यू से बोली होगी, किस सोच के साथ बोली होगी, किस दृष्टिकोण के साथ बोली होगी, कि वो इंसान ना मुझे हाँ कहेगा, वो इंसान कहेगा हाँ मेरे शू पॉलिश कर दो। हम जब भी किसी इंसान को ऑफर देंगे तो हमेशा इसी नजरिए से देंगे कि ये हाँ कहे। यही तो होता है ना। सपोज मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस डेमो क्लास को पढ़ने के बाद बेटा मुझसे कोचिंग लेंगे? मैं आपको पढ़ाऊं कोचिंग, मैं आपसे इतनी फीस लूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपसे पूछा हूं क्या आप मुझसे कोचिंग लोगे, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मुझसे पढ़ोगे आप? तो ये किस नजरिए से पूछा है कि तुम ना बोलो, चल बे हट ना, नहीं पढ़ना, नहीं, तुमसे हाँ सुनना चाहता हूं, इसलिए तो तुम्हें ऑफर दिया। तो ऑफर हमेशा किस दृष्टिकोण से, किस व्यू से, किस सोच से, किस नजरिए से दिया जाएगा कि दूसरा इंसान मुझे कंसेंट दे, कि दूसरा इंसान मुझे असेंट दे, कि दूसरा इंसान मुझे हाँ कहे उस एक्ट के लिए कि हाँ ठीक है शू पॉलिश कर ले। एब्सटेंस अभी हम नहीं समझा, अभी उसको थोड़ी देर में समझते हैं। सर दूसरा एग्जांपल, अब मैं जूस बेच रहा हूं, मौसमी का जूस पी लो, मौसमी का जूस पी लो। मिस्टर वाई क्या आप मुझसे मौसमी का जूस पीना चाहेंगे? मैं आपको मौसमी का जूस पिलाना चाहता हूं। क्या मैं उससे कुछ करवा रहा हूं या मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं? सर मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो अगेन लाइन को पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाई कर रहा है, शो कर रहा हूं मैं उसे, आप जूस पिएंगे? मैं आपको जूस पिलाना चाहता हूं। व्हेन ही सिग्निफाई टू अनदर मिस्टर वाई हिज विलिंगनेस, मैं आपको जूस पिलाना चाहता हूं, पिला दूं। विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की इच्छा, किस नजरिए से कहा है? विद अ व्यू, प्लीज हाँ कहो ना, मैं आपको जूस पिला दूं, हाँ बोलो ना। तो मैंने उसे क्या दिया? ऑफर दिया। अब जिस इंसान को मैंने ऑफर दिया, तो यहां वाई को दिया, शू पॉलिश के लिए एक्स को दिया था, जिस इंसान को मैंने ऑफर दिया, अब वो इंसान अगर इस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देगा
तो हम बोलेंगे ऑफर को मिल गई एक्सेप्टेंस, और सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में हम पढ़ते हैं जैसे ही ऑफर को मिलती है एक्सेप्टेंस उसे बोलते हैं प्रॉमिस। सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सारी बातें चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो असेंशियल है, जो स्टार्टिंग है वो क्या है कि सबसे पहले एक इंसान ऑफर देगा और दूसरा इंसान फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, फिर हम बाकी सब चीज़ चेक करेंगे कंसिडरेशन है कि नहीं है, दोनों लोग 18 साल से ऊपर के हैं या नहीं है, जो हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो लीगल है इलीगल तो नहीं है, वो बाकी सब बातें बाद में आएंगी। लेकिन सबसे पहली बात क्या आएगी, तो अगर आपको आईजीपी से कांटेक्ट करना होगा तो आप सबसे पहले आईजीपी से क्या बोलोगे, आईजीपी हम आपको इतने पैसे देना चाहते हैं, क्या इतने पैसे में आप हमें कोचिंग देंगे? तो आईजीपी बोलेगा हाँ 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 हम आपको कोचिंग दे देंगे। तो ऑफर दिया आपने, एक्सेप्ट किया आईजीपी ने। अपोजिट, अब आईजीपी आपसे कह रहा है, आईजीपी आपको कोचिंग पढ़ाना चाहता है, क्या आप हमसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं? हम आपको कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप हमसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं? कोचिंग पढ़ाने के हम आपसे इतने पैसे लेंगे। आपने बोला हाँ आईजीपी पढ़ाओ, तो अब आईजीपी ने ऑफर दिया है और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, और जो ऑफर लेता है, जिसको ऑफर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ऑफरी। सेम एज द केस, अगर मैं आपको कोई चीज डोनेट कर रहा हूं तो मैं डोनर, और आप मुझसे डोनेशन ले रहे हो तो आप डोनी। सेम एज द केस, अगर मैं कोई चीज आपको किराए पे दे रहा हूं तो मैं बेलर, और आप उस सामान को किराए पे ले रहे हो तो आप बेली। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज आपके ऊपर बना के भेज रहा हूं आपको, चल साइन कर इसको, तो मैं ड्रॉअर और आप ड्रॉई, यानी देने वाला हमेशा और लेने वाला हमेशा ई। तो जो ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जो ऑफर लेता है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। अगेन आपको सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि ऑफर किसने दिया। क्या ऑफर एक इंसान यानी कि मिस्टर एक्स शू पॉलिश करने वाले यानी मुझको दे सकता है, यानी मिस्टर एक्स से कह सकते हैं ए शू पॉलिश करने वाले मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा, क्या तू मेरा शू पॉलिश करेगा? अब एक्चुअली में मिस्टर एक्स क्या दे रहा है, क्या देने की बात कर रहा है? 5 रुपए। तो व्हाट ही इज विलिंग टू डू, वो क्या करना चाहता है? 5 रुपए। और बदले में उसे क्या चाहिए? कंसिडरेशन। जो बदले में उसे चाहिए होता है कहते हैं कंसेशन। बदले में उसे क्या चाहिए? शू पॉलिश। और अगर मैं मिस्टर एक्स से बोलूं मैं आपके शू पॉलिश कर दूं, यानी मैं मिस्टर एक्स से कह रहा हूं कि मैं आपकी शू पॉलिश करना चाहता हूं, बदले में आपसे 5 रुपए लूंगा। अब मेरे लिए कंसेशन क्या हो गया? 5 रुपए। तो कंसिडरेशन, विलिंगनेस टू डू डिपेंड करता है कि कौन ऑफर दे रहा है और कौन ऑफर ले रहा है। अगर मैं मिस्टेक से कहता हूँ शू पॉलिश कर दूं तो मैं ऑफरर, वो ऑफरी। और अगर वो कहता है कि मेरे शू पॉलिश कर दे, मैं तुझे 5 रुपए देना चाहता हूँ, 5 रुपए के बदले शू पॉलिश कर दे, तो मिस्टर एक्स ऑफरर है और मैं ऑफरी हूं। तो जो ऑफर देता है, क्या लिखा है? पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। जो इंसान ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर। और जिसको ऑफर दिया जाता है, टू हुम जिसको ऑफर दिया जाता है उस इंसान को हम बोलते हैं ऑफरी, प्रॉमिसी या प्रपोजी। इतनी सी बात आपको समझ आ गई? नहीं सर? हाँ सर। कॉन्टेक्ट करने के लिए कितनी सारी बातें चाहिए? इतनी सारी बातें चाहिए। ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए, तब जाके मेरे और आपके बीच कॉन्टेक्ट होगा। अभी और तो मेरे और आपके बीच क्या हुआ है सर? सिर्फ और सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है, अभी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट करने के लिए ये सब बातें भी चाहिए। तो आगे की क्लासेस में हम इसकी और डिटेलिंग्स में जाएंगे। आज हमने सिर्फ इतनी सी बात जानने की कोशिश की जो हमारे कोर्स के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट है। वो क्या रेलेवेंट है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफर? ऑफर से आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं आपसे कहता हूं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या ये ऑफर है? नहीं। क्यों सर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको। मैं सिग्निफाई तो कर रहा हूं, मैं शो तो कर रहा हूं। क्या शो कर रहा हूं आपको? अपनी इच्छा। क्या मेरी इच्छा? मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन मैंने आपसे बिल्कुल भी ये नहीं जानना चाहा, मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं हो। मैंने ऐसा जाना ही नहीं। तो आई लव यू एक स्टेटमेंट है, आई लव यू एक ऑफर नहीं है। ए चल जूस दे, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर, ये ऑफर नहीं है। ये ORDER ऑर्डर है, ऑफर नहीं है। ऑफर मतलब मैं कुछ करना चाहता हूं। सर ये एब्सटेन हो, बता दो सर ये एब्सटेन का मतलब क्या है? ओके, एब्सटेन भी समझ लेते हैं। सर ये एब्सटेन का मतलब क्या है? एब्सटेन का मतलब है कुछ ना करना। सर कुछ ना करना मतलब क्या? सपोज, ध्यान सुनना,
फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्या हूँ, क्रिकेटर। तो मैं किसी मिस्टर एक्स से कह रहा हूँ मैं दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा अगर आप मुझे कंसिडरेशन, अगर आप मुझे देते हैं 2 करोड़ रुपए। तो मैं कुछ करने की बात कह रहा हूं, कुछ ना करने की बात कह रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझसे कह रही है ऋषभ पैसे दो। मैंने कहा लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने बोला ईएमआई पे छूट मिली है, क्रेडिट कार्ड पे छूट नहीं मिली, चलो पैसे दो। मैंने कहा पैसे दे दूंगा, टाइम लगेगा। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी केस कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर पैसे लेने के लिए। मैंने कहा रुक जाओ। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कह रही है ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर अगले 1 हफ्ते तक केस नहीं करेंगे, जो पैसा ड्यू है वो दे दो, प्लस 50 रुपए की पेनल्टी दे दो। मैं 50 रुपए किस बात के दूं, बिकॉज 1 हफ्ते वो मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे। तो कुछ ना करना भी कुछ करना हो जाता है। मैं दिल्ली डेविल की टीम से नहीं खेलूंगा तो भी एक वोट बंदा जीत सकता है मैच, बिकॉज अगर मैं नहीं खेलूंगा तो टीम स्ट्रांग नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी तो वो उसे हरा देंगे। तो कुछ ना करना भी कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने आईजीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं आईजीपी के साथ पढ़ाऊंगा और मैं आईजीपी के अलावा किसी और के साथ नहीं पढ़ाऊंगा। तो आईजीपी मुझे कुछ पैसे देता है पढ़ाने के और कुछ पैसे देता है कहीं और ना पढ़ाने के। इतनी अच्छी फैकल्टी कहीं और चली जाएगी तो बच्चे कहीं और पढ़ने आएंगे। तो आईजीपी मुझे किस चीज के एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है कि तुम कहीं और नहीं पढ़ाओगे। तो कहीं और नहीं पढ़ाना भी आईजीपी को फायदा दे रहा है। आईजीपी का कंपटीशन डेवलप नहीं हो रहा। तो सर एब्सटेन, कुछ ना करना भी कुछ करना हो गया। तो फिर ध्यान से पढ़ेंगे सेक्शन 2A की क्या डेफिनेशन है, वो ऑफर को समझाता है। ऑफर का मतलब क्या, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई करता है किसी दूसरे इंसान को कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कर लूं, प्लीज कर लूं। तो एक्चुअली जब आपने उसे ऐसा ऐसा कहा तो आप उसे ऑफर दे रहे हैं। ऑफर कोई भी दे सकता है, जूस वाला भी, आप भी। ऑफर कोई भी दे सकता है, शू पॉलिश करने वाला भी और शू पॉलिश करने कराने वाला भी। अगेन जो पहल करेगा, जो इन शब्दों के दायरों के अंदर काउंट होगा, उस इंसान को हम बोलेंगे ऑफरर। और जिस इंसान को ये ऑफर दिया जाएगा उसे हम बोलेंगे ऑफरी। और जिसको हम ऑफर देते हैं, व्हेन द पर्सन, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर, द प्रपोजल इज मेड, अब वो सिग्निफाई कर रहा है, अब वो शो कर रहा है हिज एसेंट, अपनी सहमति देयर टू, उस ऑफर के लिए। तो मानेंगे प्रपोजल को मिल गई एक्सेप्टेंस, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, यानी हम दोनों के बीच प्रॉमिस हो चुका है। क्या हम प्रॉमिस एक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अभी इतनी सारी बातें चाहिए। वो सारी बातें आगे की क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 1 से सेक्शन 75 पढ़ना है तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी के लिए इतना काफी है। और आज के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, उस एक बात के लिए आपको पूरा एक बैक लेना पड़ेगा, एक रिवाइज करना पड़ेगा। आओ रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। हमने पढ़ा, मैं आप सर ऋषभ गौर हो सर, आपका फोन नंबर 85279246 है सर, ठीक है। आप क्या पढ़ाओगे सर? पेपर नंबर 2 का पार्ट ए, दैट इज बिजनेस लॉ पढ़ाओगे। बिजनेस लॉ में लॉ का मतलब क्या होता है सर? लॉ एक रूल होता है सर, रूल गवर्नमेंट लाती है तो उसे लॉ बोल देते हैं सर। क्यों लाती है गवर्नमेंट रूल? सर रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटीज को। ओके सर, हम कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। क्या हम पूरे पूरे देंगे? नहीं सर, थोड़े थोड़े पढ़ने सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किस दिन से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 से। सर ये कहाँ लगता है? होल ऑफ इंडिया में। यानी कोई बाहर का इंसान आके, ऑस्ट्रेलिया का बंदा आके भी इंडिया में कोई उबर गाड़ी कर रहा है, फिर उसने उबर वाले को पैसे नहीं दिए, तो उबर वाला बंदा ऑस्ट्रेलियन बंदे के ऊपर केस कर सकता है। इंडियन कोर्ट कहेगी तुम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो कौन सा एक्ट पढ़ेगी रिलेट करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया का एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ है? इंडिया के अंदर हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सर आपको बहुत सारी बातें चाहिए होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को शुरू देने के लिए, स्टार्ट देने के लिए सबसे पहले एक इंसान का ऑफर देना बहुत जरूरी है। ऑफर, ऑफर की परिभाषा क्या है सर? सर ऑफर की परिभाषा लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। सेक्शंस क्या होते हैं सर? पैराग्राफ होते हैं। रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं सेक्शंस। इससे किसी को समझाने में, किसी को रेफर करने में आसानी होती है कि जाके पढ़ ले पैराग्राफ नंबर 2 का सब पैराग्राफ नंबर ए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए हमें ऑफर की परिभाषा बताता है। और ऑफर की परिभाषा क्या बताता है सर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की इच्छा और कुछ ना करने की इच्छा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस सोच के साथ, इस व्यू के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ, इस नजरिए के साथ कि वो दूसरे इंसान से क्या ले पाएगा, एसेंट ले पाएगा टू सच एक्ट, उस कुछ करने पर या टू उस कुछ ना करने पर। तो एक्चुअली उस इंसान ने प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है। जो इंसान ऑफर देता है वो ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी। यानी अगर आईजीपी आपसे कह रहा है हम कोचिंग पढ़ाएं, पैसे दोगे हमें,
तो आईजीपी हो गया ऑफर और आप हो गए ऑफरी। और अगर आप आईजीपी से आगे कहते हो हम आपको पैसे देना चाहते हैं, क्या इस पैसे के बदले हमें सीए फाउंडेशन की कोचिंग मिलेगी, अब आप हो गए ऑफर और आईजीपी अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाएगा एक्सेप्टर। अभी आईजीपी हो जाएगा ऑफरी, बिकॉज आपने आईजीपी को ऑफर दिया तो आप ऑफर और आईजीपी ऑफरी। तो इट डिपेंड्स हु इनिशिएट, हु विल स्टार्ट द कॉन्टेक्ट फेज। और कॉन्टेक्ट करने की जो सबसे बेसिक सबसे असेंशियल बात है वो क्या है, ऑफर। तो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है, सेक्शन 2 सेक्शन बी कहता है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, इट बिकम्स प्रॉमिस। सर कॉन्टेक्ट हो गया क्या, नहीं, कांटेक्ट करने के लिए ये सब चाहिए। ओके सर, समझ आ गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेशन। आपने बहुत धैर्यपूर्वक हर बात को ध्यान सुना। अगर आपको ये बातें रिकॉल हो रही हैं, याद हो रही हैं, मिलते हैं फिर क्लास में। नेक्स्ट क्लास एमडब्ल्यूएफ में ही है। बाय।